मैंने जो पढ़ा रहा था पहला 15 मिनट कुछ टेक्निकली ख़राब होने से वो वाला साउंड थोड़ा सा ज़्यादा धीरे से आ रहा है। सो मैं पहले पढ़ाया था शार्पनेस और रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर मतलब क्यू फैक्टर। ठीक है, क्यू फैक्टर क्या होगा वो यहाँ पे मैंने दिखाया था। क्यू फैक्टर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ। ओके, ठीक है। इसके बाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें तो पहले क्लास में पता चल गया था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है क्या नहीं है। ठीक है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता है। इसके बाद बैंडविड्थ, बैंडविड्थ है वो जो ग्राफ में दिखाया गया है। वो दोनों साइड में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो शार्पनेस है ऊपर, शार्पनेस ऊपर ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे रेजोनेंस कम है। नीचे शार्पनेस कम है इसलिए रेजोनेंस ज़्यादा है। यही ये ड्राइंग हमने समझाया। ठीक है,
coefficient, the sharpness of resonance is measured by coefficient called क्या, तो क्या बोलते हैं Q फैक्टर, इसके और क्वालिटी फैक्टर। Q मतलब क्वालिटी है, ठीक है। और एक लाइन लिख लो, द करंट एम्पलीट्यूड becomes the current amplitude becomes 1 by root 2 times the value at resonant frequency, the value at resonant frequency। अब बोलो तो इससे पढ़ के कौन लो होगा कौन हायर होगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, सबसे इस डॉट से बताओ। ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा, बोला था स्मॉलर ले लो, हायर, ठीक है। जितना शार्प कम होगा उतना रेजोनेंस ज्यादा होगा। कौन सा रेजोनेंस, आर मतलब रेजोनेंस, शार्प मतलब वो वाला शार्प कम है ना, शार्प कहाँ ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है, पीक में शार्प ज्यादा है, ठीक है ना, इसलिए रेजोनेंस वहाँ पे कम है, लेकिन शार्पनेस नीचे है, रेजोनेंस, ठीक है, हो गया। अब ये वाला एक फॉर्मूला लिख लिया ना तुमने, ये वाला एक फॉर्मूला है, मतलब क्वालिटी फैक्टर का एक फॉर्मूला है, पहला दो फॉर्मूला है क्वालिटी फैक्टर। अगर क्वेश्चन में आए तो देख लेना कि कौन सा जो है, अगर बैंडविड्थ और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो ए वाला होगा, ठीक है, रेजोनेंस और वो वाला देगा तो ए वाला होगा, ठीक है। कहाँ पे दी 1 नंबर एक नंबर फॉर्मूला। इसी का एक दूसरा फॉर्मूला है, एक पहले फॉर्मूला लिख लो क्योंकि फॉर्मूला दो फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर, ये वाला तो है ही, दूसरा वाला और एक है क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय आर रोट ओवर। मैंने तो पहले जो फॉर्मूला दिया था क्वालिटी फैक्टर का, वहाँ पे क्वालिटी फैक्टर जो है वो क्या था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। लेकिन यहाँ पे और भी एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू 1 बाय आर रोट ओवर L बाई सी, ये भी लग सकता है, फॉर्मूला में दो ही आ सकता है, तो इसका भी प्रूफ है, वो भी मैं कराऊंगा। वो मैंने पहले बोला था ना जी कि जो करंट है वो 1/√2 टाइम्स है, 1/√2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस करंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, सिर्फ √2 टाइम्स, वही वाला यहाँ पे प्रूफ होगा। तो पहले तो मैंने यहाँ पे जो लिख रहा हूँ कि Z LCR सर्किट में है, याद रखना ये सारे LCR सर्किट में ही होना चाहिए, ठीक है। तो LCR सर्किट में हम लोग करेंगे, Z इज इक्वल टू √R² ओमेगा L माइनस 1/ω C
स्क्वायर, ठीक है। इजिकल टू √2r, मैंने बताया था ना रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, √2r। इसके बाद एक इक्वेशन आएगा, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से √2 चला जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, ओमेगा एल आएगा, ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी इजिकल टू आर आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर कर उठेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा, ठीक है। एक प्लस का इक्वेशन, एक माइनस का इक्वेशन, वहाँ पे सॉल्व करोगे तो दोनों का एक इक्वेशन आएगा, उससे हम लोग वो जो क्यू फैक्टर है उसका इक्वेशन हम लोग डाल सकते हैं। ओमेगा एल, ओमेगा 1 एल 1/ओमेगा एल सी प्लस आर, और दूसरा इक्वेशन ओमेगा एल, ठीक है। 1 नंबर 2, 2 नंबर 2, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर दिया। अगर तुम 1 नंबर और 2 नंबर प्लस करती हो, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर प्लस करती हो, तब एडिंग 1 नंबर और 2 नंबर, तब क्या आएगा,
1/ω1 ω2 1/LC। कैलकुलेशन उनको नहीं दिखाना है, ठीक है, कैलकुलेशन उनको दिखाना नहीं है, ज़्यादा मार्क तो नहीं देगा, हो गया। अगर एक नंबर और दो नंबर माइनस करती हो, एक नंबर और दो नंबर माइनस करती हो, तब क्या आएगा, ω2 माइनस ω1 इज इक्वल टू कितना था, R/L, ये वाला आएगा। हाँ क्यों, सी चला गया, इक्वेशन में नहीं है इसलिए नहीं कटा। पूरा इक्वेशन दिखाऊंगा तो क्लास खत्म नहीं होगा। तुम्हें तो मैंने बोला था ना, वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो मैंने छोड़ दिया था वो घर में देखना, अगर ना मिले तो मुझे दिखाना। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन मैं जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे वो अलग से समझाऊंगा, क्या क्या कैसे करना है, ठीक है। ω2 माइनस ω1 कितना है, R/L एंड ω इंटू ω2 1/LC, ओके, हो गया। हाँ, क्या क्या मिला पता है। अब देखो हम लोगों को क्यू फैक्टर क्या मिला था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ω2 माइनस ω1 था ना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या था, 1/√LC था कि नहीं। ω2 ω1 कितना आया था, R/L, दोनों को ऊपर नीचे रैशनलाइज करोगे तब आएगा 1/R√LC, खत्म। बीच का जो कैलकुलेशन है वो करके देखना, अगर ना मिले तो मुझे बताना। हो गया, ये वाला चला गया। अब लिखो पावर इन ए एसी सर्किट, पावर इन ए एसी सर्किट। ठीक है, दो चीज़ पहले लिख लेता हूँ। हम लोग जो पावर लिखते हैं, एक फॉर्मूला था P = VI, क्लास 10 में भी था। P = पावर वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। और अब जो हम लोग लिखेंगे वो जाई है, V के जगह में जाई लिखेंगे, ठीक है, जाई आए। लेकिन पहले लिखने से पहले हम लोग पहले जाई इज इक्वल टू क्या
आई इज इक्वल टू क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। सॉरी जाई ओमेगा टी तो नहीं लिखोगी, पहले फेज डिफरेंस पता होना चाहिए। पावर निकल से पहले हम लोग का जो क्या बोलता है उसको, एलसीएस सर्किट का है क्या था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, हाँ बोल नहीं पा रही हो, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ये वाला लिखना होगा। और जाई क्या होगा, सिर्फ जाई नॉट साइन ओमेगा टी। फेज डिफरेंस तो यहाँ पे आ गया तो इसका नहीं चाहिए। अब पावर का लिखो, हम लोग को पता है पावर इज इक्वल टू जाई आई, ठीक है, पावर इज इक्वल टू जाई आई। अब बिठाऊंगा जाई नॉट साइन ओमेगा टी अब ये साइन ए साइन बी है, 12 में एक फॉर्मूला है, 12 में एक फॉर्मूला है, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी है। क्लास 12 11 और 12 में एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक 2 देंगे, यहाँ पे एक 2 देंगे, और इसी 2 को हम लोग रूट टू में डिवाइड कर लेंगे। 2 को लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2, क्यों किया √2, ये भी कारण है, मैंने पहले चैप्टर से पहले ही बताया था, अगर किसी चीज़ को √2 से डिवाइड करेंगे उसका RMS वैल्यू मिलेगा, उसका RMS वैल्यू मिलेगा, इसलिए हम लोग इसको √2 में डिवाइड किया है। अब आ रहा है 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस हो जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे कितना होगा, जाई RMS आई RMS, ये जो आएगा, अच्छा पी लिख लो, यहाँ पे कितना आएगा, ये वाला कट जाएगा, cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस 5। देखो यहाँ पे कोई t है, t है नहीं है, यहाँ पे t है, इस एंगल पे t है, cos लेके तो बात का जो एंगल ही होता है, यहाँ पे t है मतलब टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। इस लाइन तक आओ, लिखो पहले,
कौन सा? cos A equals to cos ये वाला equals to cos cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ठीक है, अब एक लाइन लिखो, द सेकेंड कोसाइन फॉर्म, द सेकेंड कोसाइन फॉर्म, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला फर्स्ट कोसाइन फॉर्म है, ये वाला सेकेंड कोसाइन फॉर्म है। द सेकेंड कोसाइन फॉर्म ये वाला लिखो, द सेकेंड कोसाइन फॉर्म, cosine ऐसे नहीं कोसाइन फॉर्म ये वाला लिखो, इज टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, सेकेंड कोसाइन फॉर्म इज टाइम डिपेंडेंट। लिखियो, लिखो, कहाँ पे टाइम डिपेंडेंट लिखा? इज टाइम डिपेंडेंट। मतलब ऐसे करके लिखना है। हाँ, इट्स एवरेज ओवर ए साइकिल इज जीरो। पहला प्रूफ जो था, पहला प्रूफ क्या था ना, एवरेज वैल्यू जीरो होता है करंट के लिए। टाइम डिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट कहाँ हुआ, डिपेंड ही कर रहा है। हाँ, डिपेंडेंट, इट्स एवरेज ओवर ए साइकिल इज जीरो, इट्स एवरेज ओवर ए साइकिल इज जीरो। ठीक है, ये वाला आ गया। तो ए वाला है इतना तक फॉर्मूला, ठीक है, और इसका इतना। अब एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, बाद में प्रूफ भी है, लेकिन अगर तुम ऐसे करोगे, आप मुझे लगता है शायद इजी होगा। अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर कितना है वो प्रूफ करके दिखाओ, तो तुम पहले क्या करोगे, पावर निकालोगी ऐसे करके, इसके बाद लिखोगी प्योर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव सर्किट के लिए फाई जो है ना वो है 90। दैट मीन्स पी एवरेज इज इक्वल टू जाई आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90। दैट मीन्स 0। अगर क्वेश्चन में ए भी आए जो प्योरली कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर कितना है निकालो, तो तुम लोग क्या करोगे, पहले पावर का प्रूफ करोगे, ए आया, इसके बाद लिखोगे फॉर प्योरली कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव सर्किट फाई इज इक्वल टू 90, दैट्स वाई पी एवरेज इज इक्वल टू 0। खत्म, क्लियर? लिख लो, ये वाला लिख लेना। हाँ, आप जो सब्सक्राइबर चेक करो वहाँ पे कोई अननोन सब्सक्राइबर मिल रहा है क्या?
76 people are watching my video but they can't subscribe. Why? I don't know. और ऐसे तो करते ही है. तो ओनली मतलब 100 तो देख चुके हैं, इसमें 27 लोग किए और 72 सब्सक्राइब करने हैं अभी भी. कोई बात नहीं, करेगा सर. ठीक है, चैनल न्यू है ना, वो लोग देखते हैं. हो गया. मतलब 2 प्रूफ एक ही जगह में हो जाएगा. हाँ, ये वाला प्रूफ करना पड़ेगा कि आएगा तो 3 नंबर का तुम्हें बोलेगा प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर कितना है निकालो. तो तुम तो और भी है मतलब इसका जो प्रूफ है वो इंटीग्रेशन का और एक है, लेकिन मुझे लगता है ये वाला करने से तुम लोगों को इजी होगा. पावर निकालना है सिर्फ, हाँ निकालना है, इसके बाद बोलना है फाइव इक्वल टू 90, दैट्स वाई ये वाला लिख लेना है, ख़त्म. और भी एक है, हाँ ये दोनों का और भी एक है इंटीग्रेशन का, वो शायद तुम लोग सीख नहीं पाओगे, तो यही वाला काम में चला लेना. ठीक है, यहाँ पे एक cos फाई था ना, cos फाई था ना, इसका एक नाम है. ये जो cos फाई था इसका नाम है पावर फैक्टर. इसका नाम है पावर फैक्टर, जिसका वैल्यू है R by Z. R means resistance, Z means impedance. हो गया. नेक्स्ट लिखो एनर्जी ऑफ ए प्योर इंडक्टर. एनर्जी पावर नहीं, एनर्जी ऑफ ए प्योर इंडक्टर. ठीक है. अच्छा, तुम तो 6 नंबर चैप्टर तुम्हें नहीं पढ़ा है, लेकिन 6 चैप्टर एक फॉर्मूला अभी लिखा देता हूँ, लेकिन 6 नंबर चैप्टर इसके बाद ही कराऊंगा. ठीक है, तुम्हें तो कराया था. यहाँ पे एक फॉर्मूला था, जाई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. ये वाला एक फॉर्मूला था. जो ईएमएफ क्रिएट होगा वो चेंज ऑफ करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एंड एल तो पता ही है इंडक्टेंस. ठीक है, तो डी आई कितना होगा, जाई बाई एल डी टी. सही है क्या? हाँ, कौन सा? अब सोच के बताओ. अच्छा लिखो, ये बात कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, अब इसका एनर्जी निकालना होगा. हाँ, अच्छा एक बात बता दे रहा हूँ साइड में, पावर इज इक्वल टू क्या था, वर्क डन बाय टाइम. क्लास 10 में पढ़ा होगा. तो W क्या होगा, PT. तो DW क्या होगा, P DT. ठीक है, तो लिखो, ये वाला ना लिखने से भी होगा. DW इज इक्वल टू P DT.
पी क्या लिखाया था, जाय आई लिखाया था ना। हाँ लिखियो। अब यहाँ पे एक माइनस दो, ये माइनस का कारण क्या है लिखो साइड में। द वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF, द वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF, इसलिए ये वाला पहले माइनस हुआ, ठीक है। अब बिठा दो वैल्यू, जाय का क्या वैल्यू था यहाँ पे बिठा दो, ये जो था यहाँ पे बिठा दो, L di/dt, I dt, dt dt कैंसिल, दैट मीन्स dw Li माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, Li di, कितना तक आए हो, प्रोसेस पे जाओ, देखते रहो, बोर्ड पे दिखा बिठा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या क्या हो रहा है वो भी देखना है, ठीक है। हो गए क्लियर, हाँ अच्छा। अब इंटीग्रेशन कर लो, तो ये कितना आएगा, वर्क डन W आ जाएगा। देखो ये यहाँ पे I है तो I का इंटीग्रेशन होगा, L बाहर आ गया, इंटीग्रेशन I di, I के पावर में कितना है 1, इंटीग्रेशन करने पे क्या होता है 1 प्लस होगा, नीचे वही बैठ जाएगा, सॉरी ठीक है। तो कितना आएगा I²/2 आएगा कि नहीं, हाँ। तो कितना आया, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ Li², आया। और एक बेसिक चीज़ हमें बार बार बताता हूँ कि हमेशा वर्क डन ही एनर्जी होता है, वही हीट होता है। वर्क डन किस पे चेंज होगा, हमेशा एनर्जी पे चेंज होगा कि हीट पे चेंज होगा, मतलब वर्क डन ही एनर्जी है, हीट भी है। तो कैपिटल U लिख के लिखो हाफ Li², दैट मीन्स एनर्जी इज इक्वल टू हाफ Li², एनर्जी आ गया, क्लियर। सेट हो गया दिमाग पे, तो ये वाला गया एनर्जी ऑफ ए प्योर इंडक्टर, पावर और दोनों को मिक्स मत कर लेना, ये सिर्फ एनर्जी। और कैपेसिटर का एनर्जी तो थर्ड चैप्टर में था, हाफ CV², वो वाला था हाफ CV² एनर्जी कैपेसिटर का। और सेकेंड चैप्टर में था, ठीक है, हो गया। अब और एक टॉपिक है, बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन लास्ट टॉपिक आज का है ट्रांसफॉर्मर।
ट्रांसफॉर्मर देखा है? हाँ, का देखा है। इलेक्ट्रिक वो बड़ा वाला जो होता है ना, मॉल के सामने होता है, मतलब बड़ा, जब बड़ा जो इंडस्ट्रियल एरिया उसके सामने होता है। पहले तो रास्ते रास्ते में था, अब रास्ते रास्ते में नहीं है, पहले पास पास में ही होते थे। एक वो रास्ता था ना, वो जेल है ना, जेल के पास में था एक छोटा सा हाँ, ये ट्रांसफॉर्मर, ये इसका काम क्या है पता है? इलेक्ट्रिक। नहीं, ट्रांसफॉर्मर का काम होता है इलेक्ट्रिक बढ़ाना और घटाना, ठीक है ना। अगर तुम चाहो कि अगर तुम्हें ऐसा होगा कि वहाँ पे जो करंट हो रहा है, तुम ही सोचो ना, वहाँ पे 1 लाख वाट का करंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो तो डायरेक्ट करंट में नहीं आ सकता ना, तो होने से क्या होगा, हम लोग सब मर जाएंगे, ठीक है। तो उसको कम करके देता है। इसके बाद आता है लाइन पे, डायरेक्ट लाइन पे, वो भी 10,000 वोल्ट के आसपास है, वो भी डायरेक्ट पकड़ोगे, हाँ एकदम सर्ग में चले जाओगे। एक इसके बाद इसको क्या करते हैं हम लोग को, एसी बना के घर में 220 वोल्ट तक फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो इसका काम है इलेक्ट्रिक बढ़ाना और इलेक्ट्रिक घटाना। तो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल भी बुक से सीख लेना, ठीक है, यही है। अब देखो, इसको दोनों पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, दो है। तो इस दोनों का काम क्या है? स्टेप अप नाम ही है, स्टेप अप मतलब उसको भराने के लिए काम में लगेगा। तो इसका जो है ना वो 6 चैप्टर से आया है, उसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। कैसे? 2 कॉइल होता है, ए है प्राइमरी कॉइल, ए है सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। ए है प्राइमरी कॉइल, दूसरा है सेकेंडरी कॉइल। तुम्हें तो 6th चैप्टर नहीं पता है, ठीक, समझ लो ये इंड्यूस्ड करंट है। कैसे? अगर फर्स्ट कॉइल में करंट जाएगा, ठीक है, तो वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड सेकंड कॉइल में जाएगा, वहाँ पे इंड्यूस्ड करेगा, इसके बाद वहाँ पे दूसरा करंट आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, 6 नंबर चैप्टर में। ओह अच्छा, ठीक है, करा लोगे इसका चैप्टर खत्म होने के बाद। हो गया खत्म। अब स्टेप अप हो रहा है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न, कौन ज़्यादा होगा बोलो तो? प्राइमरी ज़्यादा होगा कि सेकेंडरी ज़्यादा होगा? स्टेप अप बोल रहा है ना, तो छोड़ेगा, ज़्यादा छोड़ेगा, तो ज़्यादा छोड़ने तो सेकेंडरी से ही तो ज़्यादा छोड़ेगा ना, फर्स्ट से थोड़ी ज़्यादा छोड़ेगा। स्टेप अप हो रहा है तो ज़्यादा कौन सा होगा? सेकेंडरी, ओके। रिफिल पैसा बर्बाद होता है। हो गया स्टेप अप। अब स्टेप डाउन कौन सा ज़्यादा होगा? प्राइमरी ज़्यादा होगा और सेकेंडरी कम होगा। क्यों? स्टेप डाउन कर रहा है, घटा रहा है उसको, तो सेकेंडरी कितना होगा? कम होगा। याद रखना, स्टेप अप ट्रांसफर में सेकेंडरी टर्न ज़्यादा होता है और स्टेप डाउन में सेकेंडरी कम होता है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर।
इससे अच्छा हो वीडियो क्वालिटी अच्छा ही है इसमें। हो गया। ये रहा टार्न्स के। अगर हम लोग टार्न्स बोलेंगे, टार्न्स के लिए हम लोग दो टाइप्स का होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन। अगर हम मटेरियल का बोलेंगे तो दो टाइप का ट्रांसफॉर्मर होता है, एक है कोर टाइप, एक है शेल टाइप। ठीक है, कोर टाइप कौन सा होता है और शेल टाइप कौन सा होता है? अगर ऐसा होगा तो ये होगा कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर, अगर इस बक्स के अंदर होगा तो ये होगा शेल राइट। सर ये टाइप ट्रांसफार्मर कहाँ चलता है? अगर अंदर ऐसा करके ट्रांस होगा अंदर, हाँ, उसको हम लोग शेल टाइप बोलते हैं। और अगर बाहर ट्रांस होगा तो हम लोग इसको कोर टाइप्स बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ये वाला यूज़ किया जाता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है, ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, मान लो कि एक इसका थ्योरी है, दो स्टेप अप स्टेप डाउन के लिए दोनों ट्रांस है, मतलब वहाँ पे वोल्टेज भी आएगा, पोटेंशियल भी आएगा। तो Xi1 बाई Xi2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। N1 तो पता है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल, N2 है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल। हर चैप्टर के ख़त्म में ये बुक मैं मार्क कर दूंगा। ठीक है, क्या क्या हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद ये बुक मार्क कर दूंगा मैं। अच्छा, इस ट्रांसफार्मर का जो है ना, ये बहुत सारे लॉसेस भी है। ठीक है, लॉस भी होता है। पहला लॉस है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या चीज़ है? देखो, हम लोग जो कॉपर यूज़ करते हैं ना, ये वाला कॉयल क्या है? कॉपर है। ठीक है, इस लॉस के लिए, इस लॉस को कंट्रोल कर, मतलब अगर मोटा यूज़ करोगी तो क्या होगा, वो ज़्यादा हीट हो जाएगा ना, हीट होने का चांसेस होता है। तो हीट होने से क्या होगा? लॉस होगा तुम लोगों का। तो इस लॉस को रिमेडी के कैसे करेंगे हम? कैसा यूज़ करेंगे? थिक कॉपर वायर्स विथ लो रेजिस्टेंस। थिक कॉपर वायर विथ लो रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे तो ये वाला प्रॉब्लम चला जाएगा। दूसरा वाला आता है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस जो होता है 6 नंबर चैप्टर में है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज के वजह से बीच में जो करंट हो हमें न्यू यूज़ नहीं करना है, मतलब यूज़ नहीं होता है, तो पूरा ही लॉस हो जाता है वो करंट। तो ये एडी करंट लॉस के लिए हम लोग लेमिनेटेड कोर ट्रांसफार्मर यूज़ करना है, मतलब वो वाला। ठीक है, तीसरा है फ्लक्स लीकेज। सेम लेमिनेटेड यूज़ करना है, कोटेड। फ्लक्स लीकेज, यहाँ पे लीकेज ज़्यादा होगा, यहाँ पे तो बाहर कॉयल कहाँ है? बाहर है, तो फ्लक्स सारे कहाँ पे चला जा रहा है? बाहर पे चला जा रहा है। तो यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि अंदर ये हो, फ्लक्स तो अंदर ही रहेगा, तो यहाँ पे लॉस नहीं होगा। तो हम लोग
कोटेड वाला मतलब शेल टाइप यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर। इस कुछ ट्रांसफार्मर का है लॉस और उसका रिमेडी